वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अर्थव्यवस्था की मजबूती और नागरिकों की खुशहाली का मानक सतत विकास को माना जाता है। यह पूरी दुनिया के सामने चुनौती है कि कैसे वे अपने यहाँ सतत विकास प्रक्रिया को गतिशील रख सकें। इस मामले में भारत की स्थिति यह है कि भले वह दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में खुद को शुमार करता हो, 5 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने का दम भरता हो, पर हकीकत यह है कि सतत विकास के पैमाने पर वह निरंतर पिछड़ रहा है। 192 देशों के मूल्यांकन वर्ग में पिछले साल यह 117वें स्थान पर था। अब वहां से 3 पायदान नीचे उतरकर 120वें स्थान पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा खुद सरकार के पर्यावरण मंत्री ने जारी किया है। सरकार ने माना है कि मुख्य रूप से 11 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने की वजह से भारत 3 पायदान नीचे गिर गया है। अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत पीछे माने जाने वाले भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल भी इस पैमाने पर उससे बहुत आगे हैं। राज्यों के स्तर पर देखें तो दक्षिण के राज्यों और गोवा को छोड़कर भारत के कई राज्य फिसड्डी साबित हुए हैं। सतत विकास लक्ष्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, भूख, लैंगिक समानता और खुशहाली जैसे बिंदुओं पर देशों की तरक्की नापी जाती है। इन बिंदुओं पर भारत की स्थिति बहुत खराब है। छिपी बात नहीं है कि शिक्षा के मामले में सार्वजनिक व्यय लगातार घटता गया है। इसके चलते निजी शिक्षण संस्थानों का जाल सघन हुआ है, जहां शिक्षा काफ़ी महंगी है और उस तक सबकी पहुंच संभव नहीं है। इसके चलते शिक्षा का अधिकार कानून होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना तो दूर, एक प्रकार से निरक्षर ही रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 10वीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। यही हाल स्वास्थ्य का है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर उचित ध्यान न दिए जा सकने की वजह से गरीब तबके के लाखों लोग हर साल समय पर इलाज न मिल पाने के चलते काल के गाल में समा जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में सुधार की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है, मगर सरकारें बड़े बड़े वादे तो करती है, पर वास्तव में इसके लिए जरूरी धन का आवंटन नहीं कर पाती। शहरी विकास को लेकर पिछले कुछ सालों में खूब दावे किए गए। 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रस्तावित की गई, मगर भारतीय शहरों की हकीकत तब सामने आ जाती है जब सामान्य से कुछ अधिक बारिश हो जाती या मौसम की मार पड़ती है। महानगरों की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं आबादी का बोझ उठा पाने में विफल साबित होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, आवागमन की सुविधाएं आदि नागरिकों की बुनियादी जरूरत हैं। जब सरकारें इनसे संबंधित लक्ष्यों तक पहुंचने में विफल साबित हो रही हैं, तो
नागरिकों की खुशहाली को लेकर कोई दावा भला कैसे किया जा सकता है। भूख और बेरोजगारी का आलम यह है कि केंद्र सरकार खुद दावा करती है कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी मुफ्त राशन पर निर्भर हो, उसकी खुशहाली दिवास्वप्न जैसी ही लगती है। ये स्थितियां केवल कोरोना काल की देन नहीं हैं। योजनाओं को लेकर अदूरदर्शिता और उनके क्रियान्वयन में प्रबंधन की नाकामी का नतीजा हैं। यूक्रेन पर हमले के एक सप्ताह बाद भी रूस वांछित नतीजा हासिल नहीं कर पाया है। वह यूक्रेन से बात करने को तो तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसके ऐसे रवैये के चलते यदि दोबारा बात होती भी है तो उससे कोई ठोस परिणाम निकलने की आशा कम ही है। रूस के इरादे जो भी हों, वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि यूक्रेन पर उसके भीषण हमलों में वहां लोगों की जान जा रही है। न केवल निर्दोष निहत्थे यूक्रेनियों की, बल्कि अन्य देशों के नागरिकों की भी। गत दिवस एक भारतीय छात्र की भी जान गई। अभी भी वहां भारत के साथ अन्य देशों के तमाम छात्र फंसे हुए हैं। यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए केवल रूस ही जिम्मेदार होगा। विश्व के एक बड़े हिस्से में रूस पहले ही एक खलनायक जैसा उभर आया है। बेलारूस, वेनेजुला, सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे चंद देशों को छोड़कर अन्य कोई देश सीधे तौर पर उसके साथ नहीं खड़ा। रूस को न केवल अपनी वैश्विक छवि की चिंता करनी चाहिए, बल्कि यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिकों के साथ आम यूक्रेनियों की जिंदगी की भी। यह सही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के सुरक्षा हितों की उपेक्षा करते हुए यूक्रेन को सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा बनाने की अनावश्यक पहल की, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के आम लोगों के साथ वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की जान की परवाह न करें। फिलहाल वह ऐसा ही करते दिख रहे हैं और इसीलिए पश्चिम के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी निंदा का पात्र बने हुए हैं। खुद भारत ने सुरक्षा परिषद में यह साफ किया है कि यूक्रेन में हमला करके रूस ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ जिस तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना की, वह उसे स्वीकार नहीं। एक ऐसे समय जब भारत पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वह यूक्रेन संकट पर तटस्थ रहने की अपनी नीति छोड़े, तब उचित यही है कि नई दिल्ली की ओर से मॉस्को को यह संदेश दिया जाए कि वह कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम के लिए राजी हो, जिससे वहां फंसे भारतीयों के साथ अन्य देशों के नागरिकों को निकालने का अवसर मिल सके। वास्तव में भारत को युद्ध विराम के साथ ही इसकी भी ठोस पहल करनी चाहिए कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने को आगे आएं। भारत को ऐसी पहल इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नाकामी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक क्षेत्र में एक रिक्तता पैदा कर दी है।
भारत को इस रिक्तता की पूर्ति के लिए सक्रिय होना चाहिए। स्टॉप।